प्यारे बच्चों, अनुवाद के क्रम में जो महत्वपूर्ण कड़ी है अगला, वह है कर्ता और क्रिया का समन्वय। इसका अर्थ ये है कि जब भी हम अनुवाद करेंगे तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया होगी है। इसका क्या मतलब होता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है? तो कर्ता में जो पुरुष और वचन है, कर्ता को 3 पुरुष में रखा गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसी के अनुसार क्रिया भी 3 पुरुषों में रखी गई है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन में है, क्रिया को भी हम उसी पुरुष और उसी वचन में रखेंगे। जैसे अब यहां पर हम देखते हैं कि सह ये प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो इसके साथ ये क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही लगेगा, ती लगेगा। धातु कोई भी हो सकता है, यहां पर क्रीड का उदाहरण दे रहे हैं हम, तो क्रीडति। चूंकि सह प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए ये ती भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आई है। तो ये सह क्रीडति। तो प्रथम पुरुष द्विवचन, इसके साथ तह क्रिया आएगी, तो तौ क्रीडतः। ते प्रथम पुरुष बहुवचन, इसके साथ अंति क्रिया आएगी, तो क्रीडन्ति। कहने का मतलब हुआ कि यदि प्रथम पुरुष का कोई भी कर्ता है तो उसमें एक वचन में ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में तियम होता है। ये लट लकार का भी हम डिस्कस कर रहे हैं। मध्यम पुरुष में त्वम कर्ता होता है, इसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का कर्ता बिल्कुल फिक्स है, निश्चित है कि उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम ही कर्ता होगा, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम ही होगा। इसके अलावा कोई भी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में नहीं हो सकता है। तो यदि त्वम रहेगा तो उसके साथ हम सी लगाएंगे, त्वम क्रीडसी। युवाम करता रहेगा, उसके साथ हम थ लगाएंगे, युवाम क्रीडथ। यूयम के साथ थ लगेगा, यूयम क्रीडथ। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, इसके साथ हमेशा आमी का प्रयोग होता है लकार में, तो अहम क्रीडामी। आवाम के साथ आवह क्रिया लगती है, आवाम क्रीडावह। वयम के साथ हमेशा आमः लगता है, तो ये हो जाता है वयम क्रीडामः। अब यदि कोई त्वम के साथ ती लगा दे, त्वम क्रीडति, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन का ही होगा, और वह है सी। तो त्वम के साथ सी लगेगा, न कि ती लगेगा। त्वम क्रीडति नहीं होगा, त्वम क्रीडसी होगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कर्ता और क्रिया का समन्वय। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कर्ता में जो पुरुष और जो वचन है, वही पुरुष और वचन हम क्रिया में डालेंगे। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में हो गया। और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है क्रियाओं के कालबोध हेतु लकार का। जब भी कोई हिंदी का वाक्य हमारे सामने में रहता है, तो वह किसी न किसी काल में होता है, और उसको पहचानना एवं उसको संस्कृत के किस लकार में हम अनुवाद करेंगे, ये जानना भी आवश्यक है। तो यदि हिंदी का वाक्य वर्तमान काल में है, कैसे समझेंगे कि यह वर्तमान काल है? तो यदि है क्रिया में हो, हूं, हैं, ये सब लगा हुआ हो, तो हम समझ जाएंगे कि हिंदी का यह वाक्य वर्तमान काल में है। और वर्तमान काल का यदि वाक्य है, तो उसमें हम लट लकार लगाते हैं, और लट लकार में ती तह अंति लगता है, जो अभी हम यहाँ पर ऊपर में डिस्कस किए हैं, वो लट लकार की क्रिया में लगती है। तो यदि है हो, हूं है, तो हम समझ जाएंगे कि वह वर्तमान काल का वाक्य है, उसमें लट लकार लगाएंगे। यदि क्रिया में गा, जैसे जाएगा, जाओगे, जाएगी, खाएगी, आएगी, इस तरह का यदि क्रिया है, तो वह भविष्य काल का वाक्य होता है, और भविष्य काल में हमेशा लिट लकार का प्रयोग होता है।
भविष्य काल में लिट लकार का प्रयोग होता है। तो हम एक वाक्य यहाँ पर देखते हैं, बालिका पठिष्यति। अब संस्कृत के वाक्य को हम कैसे समझेंगे कि यह लिट लकार में है, भविष्य काल में है, तो इसकी सारी क्रियाओं में ये श्यति रहता है। ये मूर्धन्य श कब रहता है, तो जब ये ह्रस्वई रहेगा या ए रहेगा इसके पहले, तो यहां पर मूर्धन्य श का प्रयोग होता है। यदि आ रहेगा जैसे पा, उसमें यदि स्यति लगाएंगे तो वो दंत स लगेगा। जैसे पा रहेगा इसमें हम पास्यति ऐसे लिखेंगे, ये दंत स होता है क्योंकि यहां पर आ है। तो आ रहने से दंत स होता है। ई, ए, अन्य कोई स्वर यदि है तो उसमें मूर्धन्य श हो जाएगा। तो ये श्यति या स्यति यदि है तो हम समझ जाएंगे कि यह क्रिया भविष्य काल की है और इसमें लिट लकार लगा हुआ है। अगला है, यदि किसी क्रिया से क्रिया समाप्त होने का पता चले, यह क्रिया समाप्त हो चुकी, पूरी हो चुकी है, तो वह भूतकाल की क्रिया होती है हिंदी में, और उसमें हम संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो भूतकाल की क्रिया में लंग लकार का प्रयोग होता है। संस्कृत में लंग लकार के जितने भी धातु हैं उसके प्रारंभ में ओ लगता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओ पठत, ओ गच्छत, इस तरह से ओ हसत, ओ चलत। तो बहुत सारी क्रियाओं में ओ यदि लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये सारी क्रियाएं लंग लकार की है। तो ये क्रिया पूरी जब पता चलेगा तो लंग लकार का प्रयोग करेंगे। यदि आज्ञा अर्थ पता चले हिंदी के वाक्य में, जैसे आज्ञा देते हैं जैसे जाओ, खाओ, उठो, बैठो, इस तरह का यदि रहेगा तो हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। और एक वाक्य देखते हैं यहाँ पर, जैसे त्वं बहिः गच्छ, यहाँ पर हम आज्ञा दे रहे हैं कि तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, यहाँ आज्ञा है, इसलिए यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग हुआ है। यदि हिंदी के वाक्यों में चाहिए अर्थ मालूम हो, शुभ कामना मालूम हो, उपदेश देना या आशीर्वचन, इस तरह के अर्थ यदि मालूम होते हैं हिंदी के वाक्यों में, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम विधिलिंग लकार में करते हैं। जैसे सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, छात्र पठेत्, छात्रों को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार हमने क्या देखा कि हिंदी के किस प्रकार के वाक्यों का संस्कृत में किस लकार में हम